मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज हाय ईश्वर की कृपा भाई। है, आप लोगों का सहयोग है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम का सहयोग है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। और बहुत बहुत थैंक यू इस ग्रुप का जो मुझे मौका दिया आपने। और सच में बहुत बहुत बधाई हो हम सबको। अभी अनुराग जी बोल रहे थे कि बहुत बहुत बधाई हो कि हाँ, एक ऐसा, वो कहते हैं शगुन की रात, वो सुहानी रात आई है, वो सुहाने दिन आ गए हैं कि 90 साल हो चुके हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस को, शराबियों को, जो भगवान जी ने देखा, मेरी समझ के ईश्वर ने देखा कि ये शराबी जो है पी पी के मर रहा है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और वो उन्होंने किया। आज से 90 साल पहले 10 जून 1935 को दो शराबी शराब से दूर हुए, और जैसे ही वो एक से दो शराबी शराब से दूर हो चुके थे उस दिन, उसी दिन से तकरीबन तकरीबन हमारी इस संस्था की नींव डल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये 10 जून 1935 ये आई कैसे? इसके आने के पीछे, जैसा कि आज का टॉपिक है, ना केवल हिस्ट्री है, लेकिन ओरिजिनेशन भी, इसकी ओरिजिनलिटी भी कहीं और से ही किसी और रूप में स्टार्ट हुई और बन गई अल्कोहलिक्स अनोनिमस। कोई मुद्दा नहीं था शराब का, कोई समस्या नहीं थी लोगों को शराब की, लेकिन हमारे लिए कैसे पुल बनते गए, कैसे सीढ़ियां हमारे लिए बनती गई, और एक ऐसा मौका आया जिसमें ये तीनों चीजें, चारों चीजें वापस से एक धागे में बंध गई। और वो धागे में बंधने के बाद जो माला, जो गार्लेंड तैयार हुआ, वो था हमारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस। और शुरू करते हैं अब। समय भी 40-45 मिनट है, कम है थोड़ा एक्चुअली, इसके लिए कम से कम सवा डेढ़ घंटा चाहिएगा, लेकिन जितना कवर हो पाता है इसको करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आप और मैं, हम सब लोग क्या क्या सुनते हैं कि हमारी समस्या क्या है। एक अल्कोहलिक की समस्या क्या है? वो है अल्कोहलिज्म। जो हमें कहां से मिला दोस्तों, वो हमें मिला डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ से, विलियम डनकन सिल्कवर्थ से। और हम दूसरी बात ये करते हैं कि इस अल्कोहलिज्म, जो बीमारी हमें समझ आ चुकी है, इसका इलाज क्या है? वो इलाज दोस्तों हमें मिला स्विट्जरलैंड में बैठे हुए डॉक्टर कार्ल यूंग से। डॉक्टर कार्ल यूंग स्विट्जरलैंड के माने गए साइकेट्रिस्ट, और इसके अल्कोहलिक्स और एडिक्ट्स के लिए काम करते हुए माने गए, मेरे ख्याल से उस समय के पूरे दुनिया के, उस समय के पूरी दुनिया के तीसरे नंबर के साइकेट्रिस्ट थे। और तीसरा, जो हमारी बिग बुक का बेस बना, जो हमने देखा कि सोल्यूशन अल्कोहलिज्म का क्या चीज है, उस सॉल्यूशन को पूरा करने के लिए रास्ता क्या था? तो दोस्तों, रास्ता बना हमारी बिग बुक के 12 कदम। वो कहां से निकले? तो अब इन तीनों चीजों के पीछे इतनी इंटरेस्टिंग, और कभी कभार मैं शुरुआत में अपनी बात करूं तो मैं शुरुआत में सुनता था तो मेरे आसपास जो लोग मेंबर्स बैठे होते थे तो वो बातें कर रहे होते थे कि चल यार, ये तो ज्ञान पेल रहे हैं, ये तो लंबी बातें कर रहे हैं, छोड़ो बाहर चलते हैं, बाहर बैठते हैं, आराम से खड़े होते हैं। तो ये कभी बीच बीच में बोरिंग भी हो जाता है, लेकिन बीच बीच में बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है, अल्कोहलिज्म, वो कहां से आई। तो डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, जैसा मैं बता रहा था, सन 1900 या 1901 में इनको अपनी मेडिकल की डिग्री मिली। और वो मेडिकल की डिग्री लेकर के, और वो मेडिकल डिग्री मिली किस में थी दोस्तों इनको? ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट। ये नसों के डॉक्टर होने के बावजूद इनको जो इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट इनको सबसे ज्यादा था अल्कोहलिज्म में, एडिक्शन में। और ये कई साइकेट्रिस्ट से, कई साइकोलॉजिस्ट से, कई रिहैब, जो उस समय के पागल खाने, सैनिटोरियम्स होते थे, उनसे बीच बीच में ये लेटर्स के आदान प्रदान करते रहते थे।
उनसे कुछ ना कुछ पूछते रहते थे शराबियों के बारे में, और कई लोग इनसे भी पूछते थे क्योंकि इनका इंटरेस्ट शुरू से ही था। और धीरे धीरे ये अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें ये पैसे इकट्ठे कर रहे थे, और इनका मन था कि मैं एक हॉस्पिटल खोलूंगा जो कि शराबियों के लिए और नशे के लिए, एडिक्शन संबंधित, अल्कोहलिक संबंधित जो भी लोग होंगे मैं उनका इलाज करूंगा, एक हॉस्पिटल अपना खुद का खोलूंगा। और इन्होंने पैसे बचा बचा के सारे लगा रखे थे उस समय शेयर मार्केट में। अमेरिका में 90% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा बूम कर रही थी। 1920-21 की बात मैं कर रहा हूं आपसे, और तब सबने पैसा लगा रखा। लेकिन 1929 में आते आते यूएसए में सबसे बड़ा डिप्रेशन आया था, मार्केट में सबसे ज्यादा डाउनफॉल आया था, और आपके लिए, मेरे लिए, किसी डॉक्टर सिल्कवर्थ के लिए, इन सब के लिए, क्या वो सब का पैसा, मेरे ख्याल से उस समय 90-95% लोगों का पैसा खत्म हो गया। कम नहीं दोस्तों, खत्म हो गया था, और डॉक्टर सिल्कवर्थ का पैसा भी खत्म हो चुका था। अब उनके पास हॉस्पिटल खोलने, क्या उनके पास अब प्रैक्टिस करने लायक या जीवन जीने लायक भी अब पैसा बहुत ही रेयर बचा हुआ था। यहां पर एक बिजनेसमैन आता है, वो देख लेता है कि डॉक्टर सिल्कवर्थ परेशान है, और उस बिजनेसमैन का नाम है दोस्तों चार्ल्स बी टाउन्स। यूएसए का उस समय का बहुत बड़ा इंश्योरेंस एजेंट, और 10 बिजनेस साथ में और खोल लिए थे उसने, जिसमें से एक बिजनेस था उसका टाउन्स हॉस्पिटल। अब वो बिजनेसमैन तो तांक में रहता है कि कैसे कमजोर कड़ी को पकड़ूं और मारूं जो हथौड़ा ना गर्म लोहे पर, और उसने वही किया, उसने डॉक्टर सिल्कवर्थ को पकड़ा, उनको बोला कि आप मेरे हॉस्पिटल में एक वार्ड अलग से बना दो एल्कोहलिक्स और एडिक्ट्स के लिए, जिसका डायरेक्टर मैं आपको बनाता हूं, और आपने वहां पर सारे काम एल्कोहलिक्स और एडिक्ट्स के रिलेटेड करने हैं। और इन्होंने ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर सिल्कवर्थ को इसने हफ्ते के कुछ पैसे दिए, वहां रहने की जगह दी, और अलाउंसेस दिए कुछ, जिससे डॉक्टर सिल्कवर्थ मान गए। और वहां से दोस्तों 1930 से जो वो वार्ड शुरू हुआ शराबियों के लिए और एडिक्ट्स के लिए। और चार्ल्स बी टाउन्स बहुत तगड़ा खिलाड़ी था, उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उस समय कोई भी शराबी को हॉस्पिटल में नहीं रखते थे। एडिक्शन से रिलेटेड कोई भी पेशेंट या अल्कोहलिक्स कोई भी हो, किसी को भी जैसे ही देखा जाता था कि भैया इसको शराब की समस्या है, इसको नशे की समस्या है, तभी की तभी रेफर कर देते थे पागल खाने में। और पागल खाने में जाने से कोई भी शराबी या कोई भी परेशानी ठीक नहीं होती थी दोस्तों। वो चार्ल्स बी टाउन्स ने देख लिया था, और उसने कैश करने की सोची, और बहुत ज्यादा अच्छे पैसे मांगता था वो वहां पर। कहने का मतलब है बहुत बड़े घर के लोग वहां पर आ सकते थे। मेरे ख्याल से आज के 20-25 लाख रुपए तो मिनिमम होंगे एक हफ्ते के, जितने वो उस समय मांगते थे। 400 या $500 एक हफ्ते के मांगते थे वो। तो ये इलाज नॉर्मल इंसान नहीं करा सकता था दोस्तों, बहुत बड़े घर के लोग ही करा सकते थे। और वहां पर इलाज कराने लोग आते भी थे। 1930, 31, 32 और 33, हमारे बिल डब्लू साहब से आप लोग सब वाकिफ हैं। 1933 तक, बिल डब्लू के आने तक, विलियम डी सिल्कवर्थ ने 3 से 4 सालों में बहुत सी चीजें अल्कोहलिज्म से रिलेटेड सीखी, देखी, परखी। और वहां पर उन्होंने लोगों के जीवन में अल्कोहलिज्म उतरते हुए, चढ़ते हुए, डिजीज कैसे भयानक रूप लेती है वो सारा कुछ देखा। और उसमें से उन्होंने जो निचोड़ निकाला, वो निचोड़ 1933 तक तैयार हो चुका था कि बिल डब्लू वहां पर एडमिट हो, और उनको बीमारी का प्रारूप डॉक्टर सिल्कवर्थ दे पाए। वही बीमारी का प्रारूप दोस्तों जो आज आप और मैं सुन के बैठे हैं और गिल्ट से दूर हैं। पहले ही दिन हमें क्या पता लगा कि हमारी ये अल्कोहलिज्म बदतमीजी नहीं है, बीमारी है। बीमारी क्या है दोस्तों? शरीर और दिमाग, फिजिकल एलर्जी है मेरे को अंदर,
जैसे ही शराब का घूंट, भगवान ना करे, कोई भी शराबी पीता है, वैसे ही उसकी एक फिजिकल एलर्जी ट्रिगर हो जाती है। अंदर से जीवाणु हैं, ब्रेन में बैठे जीवाणु हैं, पेट में बैठा मेरा मेटाबॉलिज्म, मेरा डाइजेशन, एंजाइम्स कुछ ऐसे हैं जो कि है ही नहीं शराब को हजम करने के लिए। और वो एंजाइम्स फिर क्या दोबारा लाने की कोई प्रक्रिया है, आज तक तो आई नहीं है। अब बात करें कि ये फिजिकल एलर्जी जनरेट कैसे होगी। जब पहली बूंद शराब की जाएगी, अगर पहली बूंद नहीं गई तो फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट नहीं होगी। तो ना रहेगा सांप, और ना वो ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ऐसा कुछ हम लोग जो बोलते हैं। वो कैसे होगा कि अगर मेरा दिमाग ख्याल ही देना बंद कर दे मुझे कि मुकेश चल आप पीते हैं, मेरा दिमाग मुझे ये सब बोलना बंद कर दे, तो फिजिकल एलर्जी का तो कोई रोल रह ही नहीं जाएगा दोस्तों। तो मेन प्रॉब्लम सेंटर्स इन माइंड। ये भी हमें डॉक्टर सिलपद ने बताया कि सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है शराबी को, तो वो है जुनून की। जुनून कैसा? जिसमें सच और झूठ दिखना बंद हो जाता है, और वो कहता है इट्स ओके टू ड्रिंक। सारी परिस्थितियों को, सच्चाइयों को ना देखने की बजाय इमेजिन करता है कि कुछ और ही होगा, आज आज सब कुछ ठीक रहेगा, और वो पीने चला जाता है। वो मेंटल ऑब्सेशन से बचना है मुझे। और उस मेंटल ऑब्सेशन से बचने के लिए हमने कैसे कैसे अपने आप को देखा कि मैं इमोशनली फुलिश हूं, एक इमोशनल फूल, एक इमोशनल बास्केट केस हूं, भरा हुआ टोकरा हूं मैं, भावनाओं से, नकारात्मक भावनाओं से, गंदी भावनाओं से भरा हुआ टोकरा हूं। वो मुझे देखना पड़ा ताकि मेरा दिमाग ये ख्याल मुझे ना दे सके। और जैसे ही मैंने अपनी भावनाओं को देखा ना दोस्तों, तो फिर भावनाओं के नीचे दबी हुई वो अंदर की आवाज को भी मैं सुन पाया। ये वही अंदर की आवाज है दोस्तों, जो अंदर की आवाज जब ठेके के बाहर एक नोट लेके खड़ा होता था और अंदर से आवाज आती थी कि मुकेश आज रहने दे। ये वही अंदर की आवाज है दोस्तों, जब लड़ रहा होता था, झगड़ रहा होता था, तो अंदर से आवाज आती थी मुकेश चुप हो जा, रहने दे, आज के दिन नहीं बोलना, तेरा बोलना यहां बनता नहीं है, तू गलत चिल्ला रहा है। लेकिन वो अंदर की आवाजें मैंने सुनी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर भावनाओं का, दिमाग का, अपनी अपनी मर्जी का, अपनी सोच का एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रखी थी। और उस दीवार को क्रैक करना यहां पॉसिबल हो पाया। तो दोस्तों, ये डॉक्टर सिल्कवर्थ ने हमारे को समस्या तैयार करके रखी 1933 तक, जब तक कि बिल डब्ल्यू साहब उसी हॉस्पिटल में भगवान जी की कृपा से और उनके बिल डब्ल्यू के जीजा जी की कृपा से, बिल डब्ल्यू के जीजा जी लियोनार्डो और उनकी माँ डोरोथी, उनकी कृपा से वहां एडमिट होते हैं, और डॉक्टर सिल्कवर्थ उनको एग्जैक्ट नेचर ऑफ इलनेस, बीमारी का सही प्रारूप उनको दे पाते हैं। तो दोस्तों, ये था बीमारी का रूप कि अल्कोहलिज्म किसने दिया हमारे को, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ। शराब से इनका कोई नाता नहीं था, लेकिन इनको शराबियों में इंटरेस्ट बहुत था, जिसकी वजह से आज, और ये डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ही थे जो बिल डब्ल्यू का महान आइडिया, बिल्कुल दोस्तों, बिल डब्ल्यू का महान आइडिया क्या था कि जब वो ठीक हुए, तो उनको एक ख्याल आया कि क्या मैं दूसरे वार्ड के लोगों से बात करूं, जो इतने लोग हैं, क्या मैं उनसे बात करूं। ये ख्याल आना, और डॉक्टर सिल्कवर्थ का उनको अलाउ कर देना। कौन सा डॉक्टर हम शराबियों की सुनता है? क्यों? क्यों डॉक्टर सुनेंगे हमारी? पी होती है 10 पैग, बोलते हैं 2 पैग। झूठ बोलना, इलाज करा के फिर से पी लेना, अगले ही दिन सेम डे पी लेना। बिल डब्ल्यू भी 3 बार एडमिट हुए थे, अभी हम बात करेंगे। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इन सब चीजों के होने के बावजूद भी अलाउ किया बिल डब्ल्यू को। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बिल डब्ल्यू को पागल नहीं बोला। जब उन्होंने कहा कि मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है, तो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने क्या बोला?
जो भी हुआ है अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ, तुम इसके साथ ही रहो, बेटर स्टिक ऑन टू इट, डॉक्टर सिलकवत ने बोला। वरना कॉन्फिडेंस लूज करना चाहते अगर, तो वो हंस भी पड़ते। उस वो डॉक्टर सिलकवत ने बोला भी था कि मुझे विश्वास नहीं था इस पर, जब ये बोल रहा था कि मैं और शराबियों से बात कर लूं, जब इसने बोला कि मुझे तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे तो कुछ चेंज हुआ है, मेरे साथ मैं हवा में हो रहा था, मेरे साथ ठंडी हवाएं चल रही थी। डॉक्टर सिलकवत को उस समय विश्वास नहीं था, और शराबियों पर विश्वास कोई भी नहीं कर पाता दोस्तों। शराबी झूठ इतना बोलता है। तो फिर भी उन्होंने कॉन्फिडेंस बढ़ाया बिलडब्ल्यू का, वो बात करने दी, रिस्क लिया अपने बेस पर। सारे डॉक्टर्स मना कर रहे थे, उन्होंने लेकिन किया। और ये डॉक्टर सिल्कवत का बहुत बड़ा हमारी जो संस्था के लिए बहुत बड़ा बोनस बना, जिससे कि आज हम फल फूल रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपकी वजह से ठीक हो रहा हूं, आप मेरी वजह से ठीक हो रहे हो। ये कहाँ से मिला? ये बिलडब्ल्यू के उस आइडिया से मिला, जो 12 या 13 दिसंबर 1934 को उनको आया, और उन्होंने डॉक्टर को बोला। अगर डॉक्टर अलाउ नहीं करता तो शायद बिलडब्ल्यू उस चीज को आगे नहीं चला पाते। लेकिन उसी दिन उनको यस मिली, और उन्होंने वो चीजें सबसे पहले उसी वार्ड में, जिस वार्ड में वो एडमिट थे, वहीं से ट्राई करनी शुरू कर दी, और सक्सेसफुल हो गए। बाकी लोग भी ठीक होने लगे, और बिलडब्ल्यू का भी आत्मविश्वास बहुत अच्छा होने लगा बातें करने की वजह से। तो दोस्तों अब चलते हैं हमें सोल्यूशन किसने दिया? वो था डॉक्टर कार्ल यूंग से। और ये सारी कड़ियां इतनी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इतनी मतलब भगवान जी ने सोच सोच के एक चीजें अवेलेबल की हम लोगों के लिए, और उनको जोड़ा भी भगवान जी ने। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में एक डॉक्टर होते थे कार्ल यूंग, जो कि मैंने आपको बताया कि तीसरे नंबर के साइकेट्रिस्ट होते थे। अब यूएसए का एक बहुत बड़ा कंपनी, रोड आइलैंड मिल ओनर्स, शायद आज भी है ये कंपनी, वो जो है परिवार था हैजर्ड परिवार, उनका बच्चा था रोलैंड हैजर्ड, उनका बेटा था रोलैंड हैजर्ड। उसको शराब से बीमारी थी, उसको यही शराब की प्रॉब्लम थी जो आज मेरे को है। वो परेशानी लेकर के अब इतने बड़े एम्पायर का मालिक तो वर्ल्ड के नंबर वन साइकेट्रिस्ट को ढूंढेगा। अब वो थे डॉक्टर फ्रॉइड। डॉक्टर फ्रॉइड के पास समय नहीं था, उन्होंने रेफर किया सेकंड नंबर के साइकेट्रिस्ट को, दो जो कि थे उन्हीं के शिष्य, डॉक्टर एडलर। अब डॉक्टर एडलर के पास भी समय नहीं था, तो डॉक्टर फ्रॉइड ने अपने दूसरे शिष्य, जो उनके शिष्य थे, डॉक्टर कार्ल युंग, पेज नंबर 27 है मेरे ख्याल से हमारी बिग बुक में, पढ़ भी सकते हैं आप, ये कहानी संक्षेप में दी हुई है। तो तीसरा जो डॉक्टर थे, वो थे स्विट्जरलैंड में बैठे हुए डॉक्टर कार्ल युंग। और यहां से यूएस से ट्रेन पकड़ी, और रोलैंड हैजर्ड चल पड़े स्विट्जरलैंड में 1 साल का अपना कोर्स लेने के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा डॉक्टर फ्रॉइड का, डॉक्टर एडलर का, कि उनके पास समय नहीं था, क्योंकि ये दोनों जो हैं अपनी मेडिकल डिग्री के अकॉर्डिंग ही काम करते थे शराबियों पर, एडिक्ट्स पर। साइकेट्री के हिसाब से जो भी थेरेपीज इनको एमबीबीएस और एमडी में सीखने को मिली, ये उसी को फॉलो करते थे। डॉक्टर कार्ल यूंग उससे ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मानते थे कि शराबियों के साथ, एडिक्ट्स के साथ ये सब चीजें काम नहीं देती हैं जो हमारी डिग्री में है, और हमें उससे ऊपर कुछ और करना पड़ेगा जिससे इनके अंदर कुछ चेंजेस आए। वो भी ट्राई करते थे, और डॉक्टर कालियंग ने वही किया। 52 हफ्ते, 1 साल, 52 हफ्तों में 52 बारी वो उनसे मिले। डॉक्टर कालियंग से हर हफ्ते मिलते थे, उनके ट्रीटमेंट कराते थे, बाकी डॉक्टर्स थे उनकी टीम में, और उनका जो एक रिहैब सेंटर आप मान सकते हो, वेलनेस सेंटर, उसमें उनको रखा 1 साल के लिए। 1 साल के बाद रोलैंड हैजर्ड फुल ईगो, फुल नॉलेज से भरा हुआ, और निकला फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि डॉक्टर साहब अब तो मैं पी ही नहीं सकता हूँ, मुझे सब कुछ बता दिया आपने, और सब कुछ चेंज के बारे में भी बता दिया। ट्रेन में वापस बैठे यूएसए के लिए, और थोड़ा सा सफर आगे बढ़ा था या बढ़ा भी नहीं था, और फिर पी ली उन्होंने, वहीं पर, स्विट्जरलैंड के अंदर ही थे अभी।
वापस भागे भागे आए, डॉक्टर कार्ल से बोले कि क्या कुछ हो सकता है। डॉक्टर कार्ल ने कहा हो तो सकता है, लेकिन तू गॉन केस बन चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा हूं, जिसमें मुख्य रूप से, मेन रूप से अगर कुछ ट्राई मुझे करना था तेरे ऊपर, वो था कि मैं तेरे एटीट्यूड, तेरे आइडियाज, तेरी सोच, तेरे विचार को कैसे चेंज कर पाऊं। पॉजिटिव, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। दोस्तों, मेरा नजरिया, ये बीमारी है इमोशंस की, ये बीमारी है नजरिए की, ये बीमारी है मनमर्जी की। वो सारी चीजें डॉक्टर कार्ल यूंग ने बोला कि मैं तेरे अंदर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं नाकाम रहा। और इसका नाम क्या दिया दोस्तों इन्होंने? एक भारी सा नाम दिया, जिसको लेके ना मैं अपनी बात कर रहा हूं, 8-10 महीने तक उस नाम को लेके घूमता रहा। मैं, मुझे ढंग से जवाब नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैंने उसका नाम अभी तक लिया नहीं है। मैंने आपको उसकी क्लियर मीनिंग पहले दे दिया कि चेंज इन सोच, चेंज इन विचार, चेंज इन आइडियाज, इमोशंस, नजरिया, एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, मेरा व्यवहार में मुझे चेंज लेके आना है पूरा का पूरा। और उसका नाम उन्होंने दिया वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो अगर ये भारी शब्द लगे तो इनको छोड़ दीजिए। प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज को याद रख सकते हैं, चेंज इन व्यवहार, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन एटीट्यूड को याद रख सकते हैं, जो कि डॉक्टर काल्यूम ने दिया कि अगर भैया शराबी है तो उसको अपने व्यवहारों को, अपने एटीट्यूड को, अपने भावनाओं को बदलना ही पड़ेगा। जब तक नहीं बदलेगा, रोलैंड हैजर्ड की तरह हांडता रहेगा, ऐसे ही आगे पीछे आगे पीछे। रोलैंड हैजर्ड किसी तरह, डॉक्टर कार्ल यूंग ने रोलैंड हैजर्ड को बोला कि यूएसए में तुम्हारा एक ग्रुप चलता है, शायद वहां पर आप पता कर लेना, और उस ग्रुप को अगर हो सके तो ज्वाइन कर लेना। रोलैंड हैजर्ड ने जाकर के वो नजरिया चेंज करने की एक, वहां पर यूएसए में एक ग्रुप चल रहा था, उस ग्रुप को ज्वाइन किया। उस ग्रुप का नाम क्या था दोस्तों? ऑक्सफोर्ड ग्रुप। ऑक्सफोर्ड ग्रुप का उद्देश्य क्या था? ऑक्सफोर्ड ग्रुप का उद्देश्य कुछ और नहीं था, सिर्फ, जैसे कोई शराब का मुद्दा नहीं था, मतलब शराब वाले भी आते होंगे वहां पर, लेकिन उनका मुद्दा शराब का नहीं था। उनका मुद्दा था, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। मतलब जिसको जो परेशानी है, उस परेशानी का इलाज ऑक्सफोर्ड ग्रुप करके दे देगी। करके नहीं देगी तो आपस में बात करने से हो सकता है गम बांट लेगी। वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप का करना था। 6 टेनेट्स थे इनके, 6 कदम थे वहां पर इनके, जिनमें से पहला था कंप्लीट डिफ्लेशन, दूसरा था डिपेंडेंस अपॉन गॉड, तीसरा था मॉरल इन्वेंट्री, चौथा था कन्फेशन, पांचवा था रेस्टिट्यूशन, और छठा था कंटिन्यूइंग वर्क विद अदर्स। और यही 6 कदम से हमारे 12 कदम बने हैं दोस्तों। और उनके कुछ एब्सोल्यूट्स थे: एब्सोल्यूट लव, एब्सोल्यूट प्योरिटी, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस। ये जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में वहां पर आए रोलैंड हैजर्ड, इन्होंने वो 6 कदम ले लिए, 6 टेनेट्स ले लिए, और अब ये अपना छठा हिस्सा कंटिन्यूइंग वर्क विद अदर्स कर रहे थे। इनके साथ एक मेंबर और था उसी ऑक्सफोर्ड ग्रुप का, उसका नाम था कॉरोनेल शेप। कॉर्नेल शेप और रोलैंड हैजर्ड, ये दोनों किसी काम से कोर्ट गए हुए थे, और कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी दोस्तों, सुनवाई चल रही थी, और वहां ये अट्रैक्ट हो गए क्योंकि वहां एक शराबी भाई था, इन्हीं की तरह समस्या थी उसको। और ये गए उसकी हियरिंग में, और देख रहे थे कि एक बंदा खड़ा था कटघरे में, जिसका नाम था एबी थैचर। वो एबी थैचर कटघरे में खड़ा था और शायद जेल जाने वाला था। वैसे ही उसको पकड़ा गया रोलैंड हैजर्ड ने। हालांकि कोर्ट में जो जज था वो कॉर्नेल शेप के चाचा जी थे, लेकिन उन्होंने उन सब चीजों में कोई भी सिफारिश नहीं चली। रोलैंड हैजर्ड ने पूरी पूरी जिम्मेदारी ली कि हमारा एक ग्रुप है, ऑक्सफोर्ड ग्रुप, हम उस ग्रुप में जो है इसको ले जाना चाहते हैं। मेरे को भी इसी तरह की प्रॉब्लम थी, मैं आज ठीक हूँ, ये भी ठीक हो जाएगा, हमारे 6 टेनेट्स हैं,
वो हम इसके ऊपर ट्राई देखते हैं, इसको प्रैक्टिस कराएंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं गारंटी, और मैं लिख के देता हूं। जमानत भी उन्होंने दी, और एबी थैचर किसी तरह वहां जेल के चंगुल से निकल गए और रोलैंड हैजर्ड के साथ जो है लग गए, और यही 6 कदम उन्होंने भी ले लिए। और दौर आ गया दोस्तों धीरे धीरे 1933 या 34 आ गया। अब एबी थैचर भी शराब से दूर हैं, और ये एबी थैचर और कोई नहीं दोस्तों, बिल डब्ल्यू के लंगोटिया यार, बचपन की दोस्ती से, बहुत अच्छी दोस्ती, इनका पीना भी साथ में एरोप्लेन में हुआ, बहुत इनके एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत अच्छी यादें हैं इन दोनों दोस्तों की। और एबी थैचर ही वो कड़ी बने जो कि अब बिल डब्ल्यू को जोड़ने वाले थे सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन और मेथड, रोलैंड हैजर्ड की वजह से सॉल्यूशन मिल गया कि चेंज इन आइडियाज, चेंज इन इमोशंस और तरीका। अब चेंज इन आइडियाज, चेंज इन इमोशंस ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना दोस्तों। मुझे यहां से मसूरी जाना है तो ऐसे तो नहीं जा सकता मैं, मुझे एक रोड पकड़नी ही पड़ेगी। वो रोड बने हमारे 12 कदम, और 12 कदम निकले कहां से? 6 कदमों से, जो रोलैंड हैजर्ड ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड ग्रुप से ले चुके थे, और रोलैंड हैजर्ड ने ही एबी थैचर को पकड़ा, उनको दिए, और अब एबी थैचर भी पूरी तरीके से वो 6 कदमों का प्रैक्टिस कर रहे थे। और उन्होंने बिल डब्ल्यू को 1934 में वो मैसेज दिया ऑक्सफोर्ड ग्रुप का, जिससे बिल डब्ल्यू भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाने लगे थे। ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप क्या था दोस्तों? ये यूएसए में शुरू नहीं हुआ था, ये चाइना में शुरू हुआ था। डॉक्टर फ्रैंक बुचमैन एक बहुत बड़े क्रिश्चियन मिशनरी हुआ करते थे, और इन्होंने भी ये जो स्थापना की थी ऑक्सफोर्ड ग्रुप की, ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप की स्थापना इन्होंने भी एक खुंदक की वजह से, अपने डिप्रेशन की वजह से, अपने गिल्ट की वजह से की थी। हुआ क्या था दोस्तों, इनकी जो है पोस्टिंग थी, इनका जो इनको एक ना ट्रस्टी, कुछ ट्रस्टियों ने इकट्ठे बना के एक हॉस्टल बनाया था, बॉयज हॉस्टल बनाया था। वहां पर जो है ये देख रेख करते थे, बच्चों की पढ़ाते रहते थे और देख रेख करते थे उनका खाना पीना वगैरह सब कुछ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रस्टियों के बीच में झगड़ा हुआ, और उन्होंने कॉस्टिंग घटा दी। हॉस्टल में जितने पैसों की जरूरत थी उससे बहुत कम पैसे देने लगे। लेकिन अब यहाँ पर बच्चों का खाना पीना चल नहीं निकल पाता, गया। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ट्रस्टियों से बात की, और ट्रस्टी कोई भी माना नहीं, इनका ज्यादा ही झगड़ा हो गया, और एक ट्रस्टी को इन्होंने थोड़ा सा पीट दिया, और उसको चोट भी काफी आई, और वहां से ये निकल गए, और बहुत ज्यादा गुस्से में, और इनसे वो गिल्ट कि मैंने क्यों मारा, वो खुंदक कि बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा, और डिप्रेशन कि यार मैं छोड़ के आ गया, बार बार वो बच्चों की चिंता, इनको बार बार खुंदक मैं इनके मीटिंग आगे आ सुन रहा गया, हूँ। और ये बहुत परेशान थे। अब उस परेशानी की वजह से ये गए थे एक जगह पर, एक उस समय के बहुत बड़े महान गुरु होते थे दोस्तों, उनका नाम था एफ बी मायर। एफ बी मायर अगर आप गूगल करेंगे तो आज जैसे स्पिरिचुअल गुरुज जो होते हैं उस तरह के वो उस समय के स्पिरिचुअल स्पीकर होते थे, वो उनको सुनने के लिए यूरोप गए। वहां पर यूरोप में मिले नहीं, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में वहां पर एक लेडी स्पीकर इनको मिली, और उस लेडी स्पीकर को सुन करके इनको इतना अच्छा लगा। हालांकि गए थे ये वो स्पिरिचुअल गुरु, जैसे हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े महाराज जी आएंगे वहां जाएंगे, वहां वो ना मिलके इनको कोई और मिल गया। वो थी जेसी पेन लुइस, उस औरत का नाम था। और वो विमेन जो थी, वो वहां पर डॉक्टर फ्रैंक बुचमैन को सुन के बहुत अच्छा लगा उनको। जो हम चाह रहे हैं ना, चेंज इन आइडिया, चेंज इन एटीट्यूड, वो उनका बदला वहां पर। और जैसे ही बदला, उनको एक ख्याल आया कि यार मेरे को ये जो इतना खुंदक है, मैं इतना बड़ा क्रिश्चियन मिशनरी हूँ, मैं इतना बड़ा महान पंडित हूँ क्रिश्चियनिटी में, और मुझे भी खुंदकों ने घेर लिया, मुझे भी गिल्टों ने और डिप्रेशन ने घेर लिया, तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा? उन्होंने चाइना में जब उनकी वाईएमसीए में जॉब लग चुकी थी अब दोस्तों,
YMCA में जॉब लग गई, तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर एक ऐसा ही ग्रुप शुरू किया। उसका नाम रखा फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी फेलोशिप। और ये फेलोशिप धीरे 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 फ्लरिश हुई। एक बहुत क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़े पादरी थे USA के, जिनका नाम था सैमुअल शूमाकर, और ये बिल डब्ल्यू के स्पिरिचुअल स्पॉन्सर भी रहे हैं। 6 कदमों को 12 कदम में कन्वर्ट कराने में बहुत हेल्प की स्पिरिचुअल गुरु ने, ये सैमुअल शूमाकर ने। और ये सैमुअल शूमाकर यहाँ पर डॉक्टर फ्रैंक बुचमैन से मिले। इनको इनका ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप इतना अच्छा लगा, जो फर्स्ट फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी फेलोशिप है, इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने कहा मैं USA में, न्यूयॉर्क में अपने कैलवरी चर्च में भी आपका ग्रुप स्टार्ट कर लूं, आपके ही तरीके से। और इन्होंने स्टार्ट कर लिया दोस्तों। और वो स्टार्ट वहां हुआ। यहाँ पर चाइना में डॉक्टर फ्रैंक बुचमैन स्टार्ट कर रहे थे और बहुत जगह जाने लगे। इवन कि एक्रोन में भी डॉक्टर फ्रैंक बुचमैन गए थे। जब डॉक्टर बॉब को मैसेज नहीं भी मिला था, वहां पर ऑक्सफोर्ड ग्रुप पहले से चल रहा था। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप की ही मेंबर कारण बनी थी, अभी मैं पहुंचूंगा उस पॉइंट पर। तो हम ऑक्सफोर्ड ग्रुप की ये जो बातें कर रहे थे कि ये USA कैसे पहुंचा और ये स्टार्ट कैसे हुआ। धीरे 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 ये फ्लरिश भी हुआ, ऑक्सफोर्ड ग्रुप बहुत अच्छा चला। लेकिन उसके अगर आगे की बात करें, ये हमारे इंडिया में भी आया था दोस्तों। और हमारे महात्मा गांधी भी मेंबर थे, सूरत में, गुजरात में ये आया था। और इसमें हमारे गांधी जी भी मेंबर बने थे। धीरे धीरे ये जो है, इसका नाम 1938 के बाद मॉरल रीआर्मामेंट रखा गया था। और 2002 की बात करें तो इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज के नाम से ये चल रहा है। बहुत जगह चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा है। ये ग्रुप तकरीबन तकरीबन वैनिश हो चुका है, ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप। लेकिन हमें ये जो दे गया है ना, वो हमारे लिए अमृत से कम नहीं है। जो हमें ये तरीका दे गया है, वो तरीका कहीं से नहीं मिल पा रहा था हमारे को। पी पी के मर रहे थे शराबी। कोई अल्कोहलिज्म, कोई ये जो मन मर्जी किसी चीज का इलाज नहीं मिल पा रहा था, जो इलाज यहाँ हमारे लिए प्लेट में सजा सजाया मिला। और उसको और बहुत अच्छा कर दिया हमारे बिल डब्ल्यू साहब ने। तो दोस्तों, ये था हमारा सॉल्यूशन, और ये था हमारा तरीका 12 कदमों का, और ये थी हमारी बीमारी। अब बात करते हैं दोस्तों बिल डब्ल्यू साहब की, जो कि हमारे फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, को फाउंडर बोला जाता है, लेकिन पहला मेंबर अगर कोई है तो वो है बिल डब्ल्यू। बिग बुक अगर किसी ने लिखी है, हम बोलते हैं वी लिखा है जरूर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 90% अगर किताब किसी ने लिखी है, 75% मान लीजिए, क्योंकि बहुत और भी लोग हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। तो अगर किसी ने किताब लिखी है तो वो बिल डब्ल्यू ने लिखी है। तो ये सब चीजें बिल डब्ल्यू के जीवन में कैसे शुरुआत हुई, बिल स्टोरी हम बहुत डिटेलिंग में कभी और कर सकते हैं, अभी समय कम है। तो सीधा सीधा मैं आता हूं अगर बहुत जल्दी में। तो इनको भी वही शराब की समस्या जो बिल स्टोरी में हम लोग पढ़ते हैं, धीरे धीरे होने लगी। और समर गर्मियों की 1933, जब हद हो गई, मतलब हद तो इनकी 1929 में हो चुकी थी वैसे तो, लेकिन वो 1929 में जब इनका पैसे से खत्म हुए थे ये, धीरे 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 सोसाइटी से खत्म हुए ये। अब इनको कोई पूछ नहीं रहा था। पैसे से खत्म होना, सोसाइटी से खत्म होना, परिवार से खत्म होना, फैमिली से खत्म होना, कुछ भी इनके लिए मायने नहीं रखता था। ये पिए जा रहे थे। 1930, 31, 32 सारी प्रताड़ना इन्होंने सही सब कुछ किया। 1933 में अस्पताल एडमिट हुए, इनकी माँ ने और इनके जीजा ने इनको एडमिट कराया। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इनको पूरा पूरा प्रारूप दिया, जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। वापस निकले बाहर और कहते अब मैं कैसे पी लूंगा, अब तो मेरी नॉलेज आ गई है, अब तो मेरे को पता लग गया है सब कुछ। हंस रहे थे शराब की दुकानों पर देख करके, जिन मिल्स पर शराब बनाने की फैक्ट्री को देख के हंस रहे थे कि मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे तो पता लग गया है, मैं तो पीऊंगा नहीं। लेकिन एक दिन गए बार में फोन करने और ड्रिंक पी ली। वापस आए हॉस्पिटल, कोई समय ऐसा आया 6 महीने के बाद दोबारा एडमिट हुए। अब डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इनको धमकी दे दी थी कि अब अगर तूने पी तो तू मरेगा ही मरेगा।
कुछ और नहीं हो सकता है, और दोबारा ट्रीटमेंट मैं दे नहीं सकता हूं तेरे को, क्योंकि वेट ब्रेन होने की संभावना है, तेरा दिमाग ही खत्म हो जाए। अब डर की वजह से शराब से दूर रहे, लेकिन 11 नवंबर 1934 आ गया भाई साहब। 11 नवंबर को यूएसए में बहुत बड़ा दिवस आज भी मनाया जाता है। हर साल 11 नवंबर बहुत अच्छे से मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन ट्रीटी साइन की गई थी। उस दिन वॉर एट पीस हो गया था। वॉर खत्म हो गई थी उस दिन, वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो गया था। और उस दिन इन्होंने पी, वो पी भी, उसके पीछे भी बहुत बड़ा किस्सा है दोस्तों, बड़ा मजाकिया किस्सा है। और एक किस्सा और है दोस्तों, कभी और बात करेंगे, मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि वो एबी थैचर का, एबी थैचर कैसे पहुंचे थे कटघरे में, वो पहुंचने वाला किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी के लिए हम उसको छोड़ सकते हैं। और यहां से बिल डब्ल्यू ने जब 11 नवंबर को दोबारा पी, उस किस्से को भी हम कभी और देख सकते हैं। तो ये उनका फिर से पीना शुरू हुआ, लेकिन इसी दौरान दोस्तों बहुत अच्छा हुआ, जो एबी थैचर इनसे मिलने आए और इनसे बातें चीतें होने लगी। अब बिल डब्ल्यू साहब ऑक्सफोर्ड ग्रुप जा रहे थे और शराब भी पी रहे थे, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाके गालियां देते थे कि एबी थैचर की छूट गई, रोलैंड हैजर्ड की छूट गई, मेरी क्यों नहीं छूटती है। और वहां के असूलों के बारे में, जो उनके 4 एब्सोल्यूट्स थे, जो वो क्रिश्चियनिटी को मानते थे, वो उनसे बहस भी करते थे। और उसी बहस में अब डेली बेचारा एबी थैचर इनके साथ जुड़ा हुआ है कि किसी तरह ये शराब से दूर हो। और एबी थैचर जो है उनसे बहस भी कर रहा है कि भगवान के बारे में, जो बिल डब्ल्यू बिल्कुल नास्तिक थे, बिल्कुल नहीं मानते थे, तो उनसे बहस करना, उनसे बातचीतों में जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग थी। लेकिन एक दिन एबी थैचर के मुंह से चिढ़ में निकला कि तू अपनी समझ का ईश्वर रख लेना, तू क्रिश्चियनिटी को, हर चीज को भूल जा, तेरे को जैसा ईश्वर पसंद है तू वैसा रख ले। और बिल डब्ल्यू के पास अब कोई जवाब नहीं था, और धीरे धीरे उनको बातें समझ आने लगी। और अब उन्होंने क्या किया दोस्तों, अब उन्होंने उस चीज को पकड़ के फिर भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप जा रहे हैं। अब उनको कुछ कुछ तो एक बीज पड़ गया था उनके दिमाग में, एक अच्छा बीज पड़ गया था। अब सारी उनकी बर्फ पिघल गई थी, जो बर्फ अंदर से ना उनको माइंड को क्लोज कर रखा था। और वो आखिरी बारी थी, 11 दिसंबर 1934। इनकी बीवी काम करती थी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, मैकीज में। उस डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, वहां से 2-4 बियर उठाई इन्होंने, और वहां पर मैसेज छोड़ा कि मैं तीसरी बारी एडमिट होने जा रहा हूं हॉस्पिटल। और उनकी बीवी जब ड्यूटी पर आई, उनकी बीवी ने मैसेज देखा और वो भागी भागी हॉस्पिटल गई। और ये वहां पर बियर की बॉटल्स लेके, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में से इन्होंने 2-3 बुक्स उठा ली थी, और डॉक्टर सिल्कवर्थ को जाके क्या कह रहे हैं उसी हॉस्पिटल में, डॉक्टर मुझे कुछ मिल गया है, डॉक्टर देखो मुझे कुछ मिल गया है। वो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कहा, हाँ बेटा मिल तो गया है तुझे, तू चला जा अब ऊपर ना कमरे में, कौन कौन सुनेगा बात, अच्छी भी बात करेगा शराबी पीने के बाद तो कोई नहीं सुनता है दोस्तों। तो उन्होंने कहा बेटा जाओ कमरे में जाओ, तुम एडमिट हो जाओ चुपचाप, अभी मैं बात नहीं करूंगा, बाद में बात करूंगा। अगले दिन डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उनसे बातें की। अच्छा, पीछे पीछे जो बीवी आई थी भागी भागी गालियां देती हुई, वो डॉक्टर सिल्कवर्थ को बोली है कि डॉक्टर साहब हमारे पास पैसे नहीं है कुछ देने को। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोला कि तेरे पास पैसे नहीं है देने को, मेरे पास इलाज नहीं है कुछ करने को, मैं कोई इलाज अब नहीं कर सकता हूँ, ये खत्म हो जाएगा, इसको तू खेतों में डाल दे, सुअर, हाँ जहां पर सुअर और घोड़े और बैल गायें वगैरह होती हैं ना, उन्हीं के साथ डाल दे और लॉक लगा दे, बस। बीच बीच में इसको देखती रहियो, जिंदा तो रहेगा, वरना तो ये मरने ही वाला है आज या कल में, अगर मैं कुछ भी ट्राई करूंगा ये मर जाएगा। तो उसकी बीवी क्या बोलती है, सॉरी लुइस क्या बोलती हैं, बिल डब्ल्यू की बीवी, कि भाई डॉक्टर साहब ये छोड़ना चाहता है, और ये सच में छोड़ना चाहता है, लेकिन नहीं छोड़ता है, क्या चक्कर क्या है, इसको मैंने देखा है इस आदमी को, कैसे कैसे इसके इंटेंशन है छोड़ने की। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने समझा दिया कि मैंने पहले भी बताया था, फिर से उन्होंने और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी कि अब ये छोड़ना चाहे या ना छोड़ना चाहे, इसके मेंटल ऑब्सेशन जो है, अब वो आदत नहीं बची। दोस्तों आदत है, एक होता है इंसान को शराब की आदत, लेकिन हमारी बीमारी है आदत नहीं है, हमारी हैबिट अब ऑब्सेशन का रूप ले चुकी थी।
वही डॉक्टर साहब ने बोला कि अब एक ऐसा ऑब्सेशन है, एक ऐसी इंसैनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है वो आदत, कि अब अगर ये चाहेगा कि नहीं पिए, फिर भी पिएगा। तो उसमें तेरा मेरा रोल नहीं है, इसकी इंसैनिटी बन चुकी है, वो इसके अंदरूनी अल्कोहलिज्म बोलता है, वो ये नहीं बोलता। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी चीज सुनने को मिली। खैर वही सारी बातें बिल डब्ल्यू साहब ने सुन ली, और उस दिन पहला दिन था जब वो अपनी अंदर की भावनाओं से टूटे थे। पैसों से नहीं टूटे, रिश्तों से नहीं टूटे, परिवार से नहीं टूटे, समाज में कौन क्या कह रहा है, बंगले से नहीं टूटे, बंगला चला गया। लेकिन आज टूटे कैसे? जब उन्होंने, डॉक्टर सिलपत ने बोल दिया कि भैया इनको सुअरों के साथ, वहां पे बार्न बोलते थे यूएसए में, उस बार्न में इनको डाल दो, फार्म हाउस में इनको जाली में लॉक कर दो, जहां मुर्गियां वगैरह पाली जाती हैं। वो बिल डब्लू क्या बेड से उतरे, घुटनों पे गए। अगर कोई भगवान है तो अभी दिखाए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं भगवान। इफ देर इज अ गॉड, लेट हिम शो हिमसेल्फ, आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग, एवरीथिंग। हर वो चीज, दो बारी एवरीथिंग बोला कि भैया कुछ रह जाए, यही है दोस्तों। आप और मैं कैसे आए? सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग सिक एंड टायर्ड, पी पी के थक गया, थक थक के पी गया और थक गया और हार भी गया। हर चीज से, हर चीज से हार के फिर हार गया, हर चीज से थक के फिर थक गया, और अब सब कुछ में सब कुछ बार बार ही बोल रहा है, सब कुछ करने को तैयार हूं। और वो दिन है, इनको डॉक्टर सिल्कवर्थ ने भी प्रमोट किया कि हाँ भैया तेरे को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है। हालांकि मेरे को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आप मैं जितने भी भाई हैं, हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ठंडी हवाएं, भगवान का एहसास नहीं हुआ। लेकिन मेरे को उससे भी बढ़िया एहसास हो रहा है दोस्तों, हर दिन। हर दिन मुझे बिग बुक से, स्पॉन्सर से, मेंबरों से कुछ नया सीखने को मिल रहा है। वो मेरे लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का होना जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन हर दिन एक एक परसेंट जागरूकता होना बहुत जरूरी। कुछ अच्छा आज मैंने सीखा और उसको मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिस कर लिया, उससे बढ़िया स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उससे बढ़िया स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। और इस चीज से आगे चले, धीरे 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 बिल डब्ल्यू ने बहुत सी 6 महीने लगे रहे कि बंदा कोई शराब से दूर हो जाए। हॉस्पिटल से तो ये 18 दिसंबर 1934 को बाहर निकल गए थे। और इन्होंने आखिरी जो शराब पी थी 11 दिसंबर 1934, उसके बाद से 12-13 के बाद से इनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया था। 18 को ये जेल उससे हॉस्पिटल से बाहर निकले थे दोस्तों। और वहां से 6 महीना ये ट्राई कर रहे थे, सबको खींच खींच कर लेकर के आ रहे थे, जिसका मन था या नहीं था। ये उसको कहते थे, आओ तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराता हूँ, आओ तुम्हारे को ध्यान दिलाता हूँ, आओ तुम्हारे को चेंज कराता हूँ, साइकिक चेंज, तुम्हारी मॉरल साइकोलॉजी ठीक करता हूँ। कोई भी शराबी सुनता नहीं था और ना ठीक होता था। 6 महीने बाद डॉक्टर सिलपत के पास गए कि डॉक्टर साहब कुछ नहीं हो रहा है, इससे बढ़िया तो मैं अपना धंधे पे ही, बिजनेस पे ध्यान दे लेता। डॉक्टर सिलपत ने कहा कि बिल डब्ल्यू साहब, आप तो शराब से दूर हो 6 महीने से, आपको ख्याल आया शराब का एक दिन दिन? बिल डब्ल्यू साहब बहुत चक्के रह गए कि यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप तो, मैं तो 6 महीने से दूर हो गया और मुझे तो एक भी दिन फुर्सत ही नहीं है। मैं तो पूरा दिन अपना लगा देता हूँ कि चल भाई खैच आजा, तू आजा, शराब से दूर करता हूँ तेरे को, और ये सब में लगे हुए हैं। अब डॉक्टर सिल्कवर ने इनको 3 चीजें बताई कि ये फॉलो करना आगे से किसी भी शराबी पर। एक पहली बताई दोस्तों, जो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं आज भी हमारे लिए, कि टीचिंग और प्रीचिंग, इससे बचना है आपको, उपदेश नहीं देने शराबी। दूसरा, आप कोई ऊपर लेवल पे आके बात मत करो। शराबी से बात करनी है तो शराबी के अपने लेवल से मिला के बात करो उससे। स्पिरिचुअल हिल टॉप से बात नहीं करनी है, ज्ञान गुरुदेव बन के बात नहीं करनी है। और तीसरा, कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कोई भी स्पिरिचुअलिटी की बात करनी ही नहीं है। जो मैंने आपको बताई एग्जैक्ट नेचर ऑफ बीमारी, वो बीमारी बात करनी है आपने। वो बीमारी है हमारी अल्कोहलिज्म, शरीर और दिमाग की बीमारी है। और ये बात करते करते एक ऐसा किस्सा बना दोस्तों, धीरे धीरे 6 महीने हो गए, मतलब कि मई आ गया। मई 1935 तक अब हम आ चुके हैं। अब हमें आना है दोस्तों 10 जून 1935 कैसे हुई,
कैसे बिल डब्ल्यू साहब एक्रोन गए, और एक्रोन में जहां पर डॉक्टर बॉब उनके जो पहले प्रोस्पेक्ट बने, जिनमें उनको कामयाबी मिली, जो शराब से दूर भी हुए और हमारे को फाउंडर भी बने, उसका भी एक किस्सा है। तो वो हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब 8-19 हो गए हैं। मैं ग्रुप से पूछना चाहूंगा, उसको आगे करूं या आप आगे किसी और दिन करें हम। तो अब यहाँ पर जब डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इनको वो ये बताए कि उपदेश नहीं देने, टीचिंग प्रीचिंग नहीं करनी, किसी और लेवल से बात मत कर कि तुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो चुका है और ये सब, तुझे सिर्फ माइंड एंड बॉडी की डिजीज के बारे में बात करनी है। तो अब जो है थोड़ा बहुत इन्होंने काम शुरू कर दिया शेयर मार्केट में वापस से, जो कि बिल डब्ल्यू काम किया करते थे दोस्तों। अभी हम बिल स्टोरी के बारे में आज बात नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये सारा ही कुछ अगर करना है तो 1.5 घंटा मिनिमम लग जाता। तो ये जो शेयर मार्केट में वापस गए, वहां पर 4-5 लोगों ने देखा कि बिल डब्ल्यू अब शराब से दूर है और 6 महीने हो चुके हैं। इन्होंने बोला कि एक्रोन में तू हमारी मदद कर। एक प्रॉक्सी फाइट थी एक कंपनी के बीच में, एक ही कंपनी न्यूयॉर्क से लड़ रही थी उसी कंपनी के एक्रोन वाले ऑफिस से। आपस में इनकी प्रॉक्सी फाइट थी, लड़ाई थी। बिल डब्ल्यू को इन्होंने बोला कि अगर तू हमें केस जितवा देगा, न्यूयॉर्क वालों ने उसको बोला कि अगर तू एक्रोन चल, वहां पर हमें अगर तू केस जितवा देगा तो हम तेरे को वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे अपनी कंपनी का। और वहां पर ये गए, वो बुरी तरीके से हार गए ये लोग केस। कंपनी वाले छोड़ छाड़ के भाग गए। वो होटल जिसमें मीटिंग्स फिक्स की गई थी, वो होटल का नाम था मेफ्लावर होटल। और वहां पर जो मीटिंग्स फिक्स की गई थी और ये सब लोग भाग गए। बिल डब्ल्यू 10 सेंट्स इनकी जेब में बचे हुए थे, होटल का किराया देने को, खाने पीने को और वापस न्यूयॉर्क जाने तक को कोई पैसा नहीं था। अब उस 10 सेंट में वो ये सोच रहे थे कि या तो छोटी छोटी 10 बियर आ जाएंगी, और इनको वहां पर हॉल में महक भी बहुत अच्छी आ रही थी, बार से निकलता हुआ वो सिगरेट का धुआं, बार से निकलती हुई वो शराब की महक, और ये सोच रहे थे कि अब शराब पी ली जाए क्या। बड़ा परेशान हुए, लेकिन अब इनको शराब पीने से पहले एक घबराहट आई। ये है दोस्तों रिकवरी। जरा जब हम यहाँ पे बोलते हैं ना कि हमें पहले, शराब पीने के पहले हमें फोन करना है, अब बिल डब्ल्यू को ख्याल आया कि यार शराब पीने का मन कर रहा है, और इनको घबराहट आ गई कि शराब क्यों पीने का मन कर रहा है। ये है दोस्तों रिकवरी। अब माइंड धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। वरना शराबी दिमाग क्या कहता है, पिलवा देता और फिर सोचता। आज तक इन्होंने कई बारी पी, बिना सोचे पी, लेकिन आज इनको घबराहट हुई और पहली बार ऐसा हुआ कि एक शराबी ने, पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ कि एक शराबी ने शराब नहीं उठाई, टेलीफोन उठा लिया। और टेलीफोन उठाते ही उसमें से 1 सेंट डाला और वहां के आसपास के फादर को फोन करने लगे कि कोई शराबी मिल जाए। 8-9 फोन्स कर लिए, कोई नहीं मिला। और फादर वॉल्टर टंग ने इनकी हेल्प करी, इनको काफी नंबर्स दिए कि आप यहाँ मिला मिला सकते हो, ये सब लोग शराबियों को जानते हैं मेरे नॉलेज में। लेकिन कोई भी आया नहीं। कोई कहता है आजा, आज तो पी ली है, तू भी आजा, साथ में मिलके पीते हैं। कई कई तरीके के लोग मिले इनको फोन पे, जो कि इन्हीं को बुला रहे थे पीने के लिए। और 10वां फोन एक ऐसा लास्ट फोन था, और उस लेडी को ये जानते भी थे। उस लेडी का नाम था दोस्तों हेनरीटा साइबरलिंक्स। मैंने आपको बताया था कि एक्रोन में भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप था, और ये हेनरीटा साइबरलिंक्स उस समय एक्रोन के ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जा रही थी। और उस ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाते जाते एक और लेडी इनको मिलती थी। उस लेडी का नाम था एनी, और एनी के हस्बैंड थे डॉक्टर बॉब, जिनको शराब से परेशानी थी। और एनी रोती रहती थी बेचारी, जो कि हेनरीटा साइबरलिंक्स को अच्छे से पता था। अब बिल डब्ल्यू साहब ने देख तो लिया हेनरीटा साइबरलिंक्स, इनको ये जानते थे और फोन नहीं मिला रहे थे कि यार ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पर तो। क्योंकि हेनरीटा साइबरलिंक्स कौन से परिवार से थी दोस्तों? आज भी उनकी कंपनी का टायर हम इस्तेमाल करते हैं, गुडियर टायर। ये वो ग्रुप की बहू थी हेनरीटा साइबरलिंक्स, और ये भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाती थी। लेकिन फिर भी बिल डब्ल्यू ने वो अपनी जो बेइज्जती है, या वो जो अपनी इज्जत बेइज्जती की बात थी, उसको साइड रखा। और क्या रखा? रिकवरी कम्स फर्स्ट। मेरे भी जीवन में अगर कोई भी मौका ऐसा आएगा तो मैं सबसे ऊपर, मैं ये नहीं रखूंगा कि ये इंसान मुझे जानता है या नहीं जानता है, मैं रिकवरी को आगे रखूंगा और उस बारे में बात कर डालूंगा, अगर मुझे करनी होगी तो बचने के लिए। तो इन्होंने उनको कॉल किया,
हेनरिटा साइबरलिंक्स के बारे में बिल डब्ल्यू साहब लिखते हैं कि अगर हेनरिटा नहीं होती तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बनता ही नहीं। इनको वापस लेके आई अपने बंगले में, अपने बंगले के अंदर एक रूम दिया इनको, होटल का सारा बिल भरा, कमरे का, खाने पीने का अपने घर में ही रखा। डॉक्टर बॉब जब तक नहीं मिले इनको, और डॉक्टर बॉब जो मिले उसमें भी बड़ा अच्छा कि वो कह रहे थे कि मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं मिलूंगा। बिल डब्ल्यू ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी मदद हो जाएगी अगर आप मेरी हेल्प कर दो मेरे से मिलने के लिए। मैं आपके लिए नहीं मिलना चाह रहा, मैं अपने लिए मिलना चाह रहा हूँ। और वो सच्चाई भी थी दोस्तों। लेकिन वो ईगो जो होती है शराबी की, डॉक्टर बॉब को लगा अच्छा तेरे लिए मिलना है, चल 15 मिनट मिल लूंगा। और वो 15 मिनट की मीटिंग 5 घंटे चली। 5 घंटे के बाद डॉक्टर बॉब ने बोला कि पहला इंसान मुझे ऐसा मिला है जो जानता है वो क्या बोल रहा है। अब डॉक्टर सिल्कवर्थ का रंग चढ़ रहा था दोस्तों। जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने समझा के भेजा था ना, एग्जैक्ट नेचर ऑफ इलनेस की बात करनी है, तूने अपनी आप बीती की बात करनी है कि वो बीमारी ने तेरे साथ क्या क्या किया, तूने उपदेश नहीं देने। वो सारी जो 5 घंटे बातें चली वो काम कर गई दोस्तों। और डॉक्टर बॉब अब ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाने लगे, बिल डब्ल्यू उन्हीं के घर पे रहने लगे। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि डॉक्टर बॉब को कन्वेंशन में जाना पड़ा। 3 दिन की उनकी कन्वेंशन थी। वो कन्वेंशन में जाने की वजह से उन्होंने वहां पर पी ली थी। स्टेशन पर वो पिए हुए मिले। एक नर्स जो उनको जानती थी उसने उनके घर पर फोन किया। बिल डब्ल्यू और उनकी वाइफ एनी वो जाकर के लेने गए उनको। लेकर के जब वापस आए यहाँ पर, अब डॉक्टर बॉब तो पैल्पिटेशंस हो रही हैं उनको, उनके हाथ कांप रहे हैं। और वो 10 जून का दिन आ गया दोस्तों जिस दिन उनको एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना था। बहुत बड़ा ऑपरेशन करना था। और उस ऑपरेशन के चलते हुए उनको बिल डब्ल्यू ने, हाथ ना कांपे तो उन बिल डब्ल्यू ने अलाउ किया कि आप एक बियर पी लो। अब इस दौरान तक, ये 10 जून तक और मई ये एक महीना जो तकरीबन बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब के साथ काट रहे थे, ऑक्सफोर्ड ग्रुप भी जा रहे थे, इसमें बिल डब्ल्यू वही देना चाह रहे थे डॉक्टर बॉब को जो उनको मिला था, 6 कदम ऑक्सफोर्ड ग्रुप के। वही 6 कदम देना चाह रहे थे। लेकिन डॉक्टर बॉब रेस्टिट्यूशन, माफी मांगने वाला काम समझ ही नहीं रहे थे। और बिल डब्ल्यू उनको समझाने की बहुत कोशिश करते थे लेकिन वो मानते नहीं थे। वो कह रहे थे कि अगर मैं माफी मांग लूंगा तो मेरा तो अगल बगल आगे पीछे कोई गली नहीं छोड़ी मैंने तो इन सब से मैं माफी मांगूंगा तो मैं तो झोला छाप डॉक्टर भी नहीं बचूंगा। मतलब कि एक होता है डॉक्टर, एक होता है झोला छाप डॉक्टर, एक होता है कंपाउंडर। वो कह रहे मैं कुछ भी नहीं बचूंगा अगर मैंने इनसे अमेंड्स कर लिए तो। इनको तो पता लग जाएगा फिर मैंने क्या क्या किया। और वो नहीं मान रहे थे। 10 जून 1935 की सुबह आई। एक बियर बिल डब्ल्यू ने अलाउ की और हॉस्पिटल भेजा। इनका वहां ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया। दोपहर में इनका फोन आया कि मेरा ऑपरेशन, मैंने जो ऑपरेशन किया वो बिल्कुल ठीक हो गया है और मैं रात को आराम से आऊंगा, चिंता मत करना। और रात को 11 बज गए, 12 बज गए। अब एनी बोल रही है कि फिर पी ली होगी। बिल डब्ल्यू को लग रहा है कि फिजिकल एलर्जी ना बढ़ गई हो और फिर से पीने चला गया हो। और 12, 12:30, 1 ये आए वापस घर पे। और डॉक्टर बॉब क्या बोलते हैं बिल डब्ल्यू को कि बिल, मैंने अपना जो आखिरी कदम मेरा रह गया था, बच गया था, मैंने वो कर लिया है। मैंने सारे अमेंड, सारी रेस्टिट्यूशन कर ली है। वो दिन है दोस्तों, आज का दिन है। जब तक डॉक्टर बॉब नहीं जिंदा रहे, जीवित रहे, उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। 5,000 लोगों के साथ इन्होंने काम किया और मेडिकली हेल्प की, क्लिनिकली हेल्प की, हर चीज में हेल्प की इन्होंने। सिर्फ ए के तौर पर हेल्प नहीं की, हर चीज में हेल्प की। और कैसे ये संस्था आगे बढ़ी वो भी हम धीरे धीरे आगे कभी करेंगे कि कैसे ये दो लोग सात हुए, सात के 40 हुए, 40 के फिर 100 हुए, फिर बिग बुक लिखी गई। बिग बुक लिखते के साथ ही कैसे बम फटने लगे। बम फटने लगे से मेरा मतलब है कि 100 के फिर 800 हुए, 800 के 2,000 हुए और 2,000 के सीधा 10,000 हुए। और कैसे 1.5 लाख तक पहुंचे और कैसे आज आप और हम 50-60 लाख हो चुके हैं। दिल्ली में, पंजाब में, आप लोग सब अलग अलग जगह में कहाँ कैसे फ्लरिश कर रही है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। सब एक अद्भुत चमत्कार है। हर दिन हर पल जब भी एक प्रार्थना कहीं पर भी होती है ना, वो प्रार्थना सीधा मेरे से जुड़ी हुई होती है, मेरे को ऐसा लगता है। और हर जगह पर मेरी जिम्मेवारी, मेरी जो आगे बढ़ती है, मेरे एक्शंस, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस को ग्रोथ लेके आती है और लेके आ भी रही है।
बशर्ते बस मैं वही सेम चीजें करता रहूं जो यहाँ पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इन लोगों ने की, जिससे ये संस्था फली फूली। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।